अस्सलामुअलैकुम। टेलीपैथी की दुनिया में गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी टेलीपैथी मुर्दा हो चुकी थी। वो अपनी अपनी महरूमियत की कब्र में छुपे बैठे थे। अब दिमागों में पहुंचकर किसी को ललकार नहीं सकते थे। ये इंसानी फितरत है। किसी को बहुत ज़्यादा कुव्वत हासिल हो जाए तो वो बहुत अकड़ता है, दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर रौंदता हुआ गुजर जाता है, और जब उसे गैर मामूली कुव्वत छीन ली जाए तो फिर वो खुद ही मिट्टी का कीड़ा बन जाता है जिसे कोई भी रौंद कर चला जाता है। वो तमाम दुश्मन खामोश थे, छुप रहे थे, और ये अच्छी तरह समझ रहे थे कि मैं उनके दिमागों में पहुंच रहा हूं। इतनी बड़ी दुनिया में मुझसे छुपने के लिए कोई जगह न थी। दुश्मन बेशुमार थे, मैं तन्हा था। बैक वक्त सबके अंदर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन सब इस अंदेशे में मुब्तला थे कि मैं उनके चोर ख्यालात पढ़ रहा हूं। मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा था, सिर्फ आराम कर रहा था। हम सब ने उन मुखालफिन से निमटने के लिए अनथक मेहनत की थी। उन फिरौन बन जाने वालों ने दिन का सुकून और रातों की नींदें छीन ली थीं। हम कभी अपनी मर्जी से सो नहीं सकते थे, कहीं आज़ादी से तफरी नहीं कर सकते थे, मगर अब आराम था और सुकून था। सोनिया ने कहा, जब तक मुकद्दर में आराम और सुकून लिखा हुआ है, हमें खूब तफरी करनी चाहिए। मैंने कहा, ऐसा पहले भी हुआ है। किसी एक दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हमने सोचा था कि किस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन अचानक ही कहीं से कोई उफ्ताद आ पड़ती है और हमारा सुकून गारत हो जाता था। इस बार हमने किसी एक दुश्मन को नहीं, तमाम दुश्मनों को बैक वक्त शिकस्त दी है। ये लोग इतनी जल्दी सर नहीं उठाएंगे। ये मत भूलो कि अभी ऐसे दुश्मन हैं जिनकी टेलीपैथी का इल्म सलामत है। हमने ज़ाउकम, कोबरा और रास्पुटीन को मार्ली के किले से निकाल दिया है। वहाँ उनके तमाम आलेकारों को ख़त्म कर दिया है। वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। मुझे पता है। अंडरग्राउंड सेल में 8 अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हैं। एल्पा की टेलीपैथी भी सलामत है, लेकिन ये लोग अभी खामोशी के खोल में छुपे रहेंगे। अब बहुत मोहतात रहकर अपने लिए हिफाजती इंतजामात करते रहेंगे। मैं और सोनिया पेरिस में अपने बच्चों के साथ थे। आला बीबी ने कहा, दुश्मन कुछ करें या ना करें, लेकिन मम्मा को फ़िक्र में मुब्तला रहने की आदत हो गई है। किबरिया ने कहा, मम्मा, हम आपकी तमाम फ़िक्रें अपने सर लेते हैं। आप मुझे और आला बीबी को उनके दिमागों में पहुंचा दें। मैंने कहा, तुम उनके अंदर जाना चाहोगे तो कोबरा और रास्पुटीन सांस रोककर तुम्हें भगा देंगे। सोनिया ने कहा, तुम्हारे भाई पारस ने अल्पा को अपनी मामूला बनाया था। वो तनवीमी अमल से आज़ाद हो चुकी है, वो भी अपने दिमाग में नहीं आने देगी। मम्मा, हमें इतनी अकल है, हम बराह रास्त उनके अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन उनके आसपास रहने वालों के अंदर पहुंच सकेंगे। किबरिया ने कहा, पापा, आपने अंडरग्राउंड सेल में नंबर 3 को ट्रैप किया है, उसके दिमाग में जाते रहे हैं और उसके ज़रिए वहाँ के बाकी 7 टेलीपैथी जानने वालों की मसरूफियात देखते रहते हैं। हम भी यही करेंगे, वहाँ इंतज़ार करते रहेंगे, मौका मिलते उनमें से किसी एक को ट्रैप कर लेंगे। सोनिया ने मुझसे कहा, यही मुनासिब है। इन दोनों को उन सब का लबो लहजा बताएंगे। अब ये हमारी जगह मसरूफ़ रहेंगे और हम आराम करेंगे। अब से कुछ अरसा पहले आला बीबी हमारे साथ काम कर चुकी थी। किबरिया भी मैदान अमल में उतर चुका था। आला बीबी ने तो बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। किबरिया ने कहा, मम्मा, आप देखेंगी, मैं आला बीबी से भी ज़्यादा कारनामे अंजाम दूंगा, ये मुझसे पीछे रह जाएगी। आला बीबी ने कहा, पहले मैदान में आओ, कोई कारनामा दिखाओ, तुम तो कुछ करने से पहले ही डींगे मार रहे हो। मैंने कहा, तुम बहन को पीछे छोड़ने की बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें मुहाफिज बन के बहन के पीछे रहना चाहिए। सोनिया ने कहा, मेरा बेटा बहन का मुहाफिज ज़रूर बनेगा, लेकिन किसी भी मरहले में उससे पीछे नहीं रहेगा। दोनों के दरमियान शिद्दत से मुकाबले का जज्बा होना चाहिए। इस तरह एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। हमने उन्हें कोबरा, रास्पुटीन, अल्पा और अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के बारे में तफसील से बताया और फिर तमाम लबो लहजों को उनके जहनों में नक्श कर दिया। किबरिया ने कहा, अब हम अपने कॉटेज में जाएंगे और ख्याल ख्वानी करेंगे। आला बीबी ने कहा, पापा, मैं जा रही हूँ, आप वादा करें बिल्कुल ख्याल ख्वानी नहीं करेंगे, खूब आराम करेंगे। वो दोनों साथ वाले दूसरे कॉटेज में चले गए। मैंने सोनिया को खींचकर अपनी आगोश में भर लिया। उसने पूछा, ये क्या हरकत है? मैंने कहा, हरकत में बरकत है। बरकत ना होती तो ऐसे प्यारे बच्चे कहाँ से आते? क्या इस उम्र में बच्चों का शौक पैदा हो रहा है? महीने साल की गिनती से उम्र का हिसाब नहीं करना चाहिए। इंसान अंदर से जवान हो तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कुछ कहना चाहती थी। मैंने उस पर झुककर उसके होंठों पर खामोशी की मोहर लगा दी। कुछ अर्सा पहले स्कॉटलैंड यार्ड के टेलीपैथी जानने वालों ने कोबरा को ट्रैप करके उसे अपना मामूल और महकूम बना लिया था। उसकी किस्मत अच्छी थी। जब एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की गई तो उसे मामूल बनाने वाले तमाम दुश्मन टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गए। वहाँ सिर्फ वही एक टेलीपैथी जानने वाला रह गया। फिर तो उसने गिन गिन कर दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया। मिस्ट्री मैन उससे बचने के लिए कोमा में चला गया। 24 घंटों के अंदर जुराइम की दुनिया में उसके नाम की दहशत तारी हो गई। वो अपनी बीवी अंजी को खुश कदम समझता था। वो जब से उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से कई बार उसने कामयाबियां हासिल की थी। वो उससे मोहब्बत करता था और उसके मशवरों पर भी अमल करता था। एंजी ने कहा, तुम्हें जितनी कामयाबियां हासिल हो रही हैं तुम मुझसे उतना ही दूर होते जा रहे हो।
मुझे अपने पास कब बुलाओगे? मेरा दिल चाहता है मैं अभी तुम्हारे पास चला हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सलामती अजीज़ है। अगरचे मैं कामयाबियाँ हासिल कर रहा हूँ, ताहम फरहाद मेरे दिमाग में खतरे की घंटी की तरह बजता रहता है। मैं तुम्हें मना करती रहती हूँ कि फरहाद से दुश्मनी ना करो। अगर तुम उससे दोस्ती रखते तो आज उसकी तरफ से यूं खतरा महसूस ना करते। एक मैं ही क्या, सारी दुनिया उसकी दुश्मन है। कोई ना कोई किसी दिन उसे छुपकर गोली मारेगा। कभी ना कभी उसकी इबरतनाक मौत होगी। ऐसा सभी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। आखिर एक दिन तो उसे मरना ही है। जब तक वो जिंदा है मैं उसे दोस्ती करके उसके जेर असर नहीं रहूँगा। वो किस्मत का धनी है, अपनी तबई उम्र तक बचेगा। तुमने देख लिया, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम दुश्मनों ने उसके लिए ज़मीन तंग कर दी थी। उसे ज़मीन और आसमान के बीच मौलिक करके मार डालना चाहते थे, लेकिन वो अपनी हिकमत अमली से बच गया। फिर ज़मीन पर उतरते ही सबके दिमागों से टेलीपैथी का इलम छीन लिया। थैंक्स गॉड, मैंने कुदरती तौर पर यह इलम हासिल किया है। फरहाद मुझसे ये इलम छीनने में नाकाम रहा है। मेरी बात मानो, उससे रब्ता करके उससे दोस्ती की बात करो। मैं कैसे दोस्ती करूं? उसने मुझे माली के किले से निकाल दिया। वहां मेरे आलाकार थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। दूसरे तमाम दुश्मन टेलीपैथी से महरूम हो गए हैं। मैंने उनमें से कितनों को ख़त्म कर दिया है। मैं इस वक्त उस किले का हाकिम बन सकता था, और ऐसे वक्त फरहाद ने मुझे वहां से निकाला है। हो सकता है दोस्ती करने से वो तुम्हें दोबारा उस किले में पहुंचा दे। उसकी दोस्ती फ़ायदा पहुंचाती है, दुश्मनी महंगी पड़ती है। वह समझा रही थी। ऐसे वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर कहा तुम समझा रही हो, और फरहाद मेरे अंदर आ पहुंचा है। मैं अभी सांस रोककर उसे भगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो मिस्टर फरहाद, तुमने मेरी वाइफ के ये आखिरी चंद फिक्रे सुने होंगे। उसका ख्याल है तो मुझे माली का किला वापस कर दोगे? किब्रिया ने कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में आने वाला फरहाद ही हो। अभी इस दुनिया में कुछ टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं। अच्छा तो तुम रास्पुटीन हो। मुझे अफसोस है मैं अपना नाम और पता ठिकाना नहीं बता सकूंगा। फरहाद को मालूम होगा तो वो मेरा सुराग लगाता हुआ मेरे इलाके में आएगा, फिर एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करेगा। मैं दूसरों की तरह हीरो से ज़ीरो बनना नहीं चाहता। अच्छा तो तुम ट्रांसफॉर्मर मशीन की पैदावार हो। फिर तो किसी दिन स्प्रे के ज़रिए मच्छर मक्खी की तरह मारे जाओगे। हो सकता है मैं वही स्प्रे पंप उठाकर तुम्हारे सर पर मारूं और तुम मर जाओ। क्या यही सब कहने के लिए मेरे पास आए हो? ये समझ रहे हो कि मक्खी के भिनभिनाने से मुझे गुस्सा आएगा? मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तुमने मेरे मरने की बात की तो मैंने तुम्हारे मरने की बात की। तुम दुश्मनी करोगे, मैं भी दुश्मनी करूंगा। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? मैं किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करता। दोस्ती तो करनी होगी। हम दोनों मिलकर पूरे यूरोप में अंडरवर्ल्ड के बादशाह कहलाएंगे। वो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ अंडरवर्ल्ड का गॉड फादर हूँ। तुम इस इलाके में आकर सांस भी नहीं ले सकोगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मिल बांट कर खाएंगे तो दोनों का भला होगा, वरना ये अंडरवर्ल्ड की बादशाहत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अगर तुम मुझे धमकी दे चुके हो तो जाओ और खुशफहमी में मुब्तला रहो। उसने सांस रोक लिया। किब्रिया दिमागी तौर पर अपने कॉटेज में हाजिर हो गया। मैंने उसे बताया था कि कोबरा अपनी बीवी एंजी को बहुत चाहता है। उसने उसे दुश्मनों से महफूज रखने के लिए उसके दिमाग को लॉक किया है। कोई एंजी के दिमाग में जगह नहीं बना सकता। किब्रिया ने आला बीबी से कहा, अगर यह मालूम हो जाए कि कोबरा ने खुद अपनी बीवी के दिमाग में पहुंचने के लिए कौन सा मखसूस लहजा मुकर्रर किया है तो मैं आसानी से एंजी के दिमाग में रहकर कोबरा की मसरूफियात मालूम करता रहूँगा। आला बीबी ने कहा, ऐसा हो जाए तो तुम कोबरा के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकोगे। हम एक दूसरे के ताउन से कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारी मदद किया करूँगा। तुम क्या चाहते हो? मैं कोबरा के अंदर जाऊँगा, वो मुझे अपने चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देगा। मेरे साथ तुम भी उसके अंदर होगी तो वो तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगा। मैं उसे बातों में उलझाऊंगा, तुम उसके चोर ख्यालात से वो मखसूस लहजा मालूम कर सकोगी। आला बीबी ने यही किया। किब्रिया उसे बातों में उलझाता रहा। वो उसके चोर ख्यालात पढ़कर मखसूस लहजे को जहन नशीन करती रही। फिर दोनों दिमागी तौर पर कॉटेज में हाजिर हो गए। उसने मखसूस लहजे को किब्रिया के अंदर पहुंचाया। वो उसे जहन नशीन करके एंजी के दिमाग में पहुंच गया। एंजी कोबरा से कह रही थी, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आने वाला वो कौन था। ट्रांसफॉर्मर मशीन से टेलीपैथी सीखने वाले कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जो एंटी टेलीपैथी दवा से महफूज रहने के बाद छुपते फिर रहे होंगे। ये कमबख्त छुपने की बजाय मेरे अंडरवर्ल्ड के इलाकों में अपना हिस्सा मांग रहा था। उसने धमकी दी है कि अंडरवर्ल्ड की बादशाहत मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम कह रहे थे कि यहाँ तुम्हारे मुकाबले पर कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं है। देख लो, ये एक आ चुका है और पता नहीं कितने आएंगे। एंटी टेलीपैथी दवा से इत्तफाकन 2-4 बच गए होंगे। ये बचने वाले मेरे हाथों मारे जाएंगे। प्लीज़ दावा ना करो, किसी को चैलेंज ना करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हें एक से ज़्यादा मामलात में उलझने नहीं दूंगी। मुझे बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रही हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। तुम्हारे लिए दिल मचल रहा है, लेकिन एक आध रोज़ ठहर जाओ। अंडरवर्ल्ड के चंद जुराइम पेशा दौलतमंद बहुत सरफिरे और ज़िद्दी हैं। मैं उन्हें पूरी तरह काबू में कर लूँ, फिर तुम्हें बुला लूँगा।
तुम मेरी मौजूदगी में भी उनसे निमट सकते हो। मैं अभी आऊँगी, बताओ कहाँ हूँ। वो उसे समझाने लगा। किब्रिया ने अंजी को समझने नहीं दिया, उसे जिद करने पर माइल करता रहा। आखिर कोबरा ने मजबूर होकर उसे अपनी मौजूदा रिहाइशगाह का पता बता दिया। किब्रिया मुस्कुराने लगा। अगरचे मैंने आला बीबी और किब्रिया को तमाम अहम जिम्मेदारियां सौंप दी थी, ताहम दिल को इत्मीनान नहीं था। वो भी 15 बरस के थे, बच्चे ही थे, उनसे गलतियां हो सकती थी। सोनिया ने कहा, तुम्हें कम से कम ख्याल ख्वानी करके एक एक दुश्मन का रद्द-ए-अमल मालूम करना चाहिए। उनके पीछे रात दिन भागते ना रहो। हमारे मुखालफिन में जो सबसे मजबूत थे वो 8 अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले थे। अंडरग्राउंड सेल में पूरी तरह महफूज थे। उनमें से नंबर 3 मेरा मामूल था। नंबर 3 को कुछ रोज़ पहले ट्रैप किया गया था, लेकिन उसे खातिरख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। मैं उसके ज़रिए बाकी 7 टेलीपैथी जाने वालों को दूर ही दूर से देखता था, उनके अंदर नहीं पहुंच सकता था। ऐसा करना चाहता तो वो सांस रोक लेते, मोहतात हो जाते, एक दूसरे पर शुबा करते कि मैं उनमें से किसी के अंदर पहुंचा हुआ हूं और किसी वक्त भी उन सबको नुकसान पहुंचा सकता हूं। वो अपने दरमियान मालूम कर लेते कि कौन मेरे ज़ेर असर है, फिर नंबर 3 के चोर ख्यालात पढ़कर उसे ख़त्म कर देते। मैं नहीं चाहता था कि उनके करीब रहने का एक ज़रिया ख़त्म हो जाए, इसलिए बड़ी खामोशी और सब्र से किसी अच्छे मौके की ताक में था। पहले मिस्टर ब्लैक उनका बॉस और उनका आका था। वो उनके दिमागों में आता था, लेकिन उनमें से कोई उसके अंदर नहीं पहुंच सकता था। सानी ने उसका काम तमाम कर दिया था। इस तरह वो 8 टेलीपैथी जानने वाले उसके तनवीमी अमल से आज़ाद हो गए। मैंने नंबर 3 के अंदर पहुँच कर देखा, उन सबको ये फिक्र थी कि मिस्टर ब्लैक की जगह अब कोई उनके दिमागों पर हावी होने के लिए आएगा। नंबर 7 ने कहा, बाहर की दुनिया में सभी की टेलीपैथी ख़त्म हो चुकी है। हमारे मुल्क में शायद अब कोई ऐसा नहीं रहा जो हमारा आमिल और इंचार्ज बन सके। नंबर 5 ने कहा, फ़र्ज़ करो कोई है तो क्या हमें उसका गुलाम बनकर रहना चाहिए। नंबर 6 ने कहा, अगर हम किसी के मामूल बनेंगे तो वो भी हमें इस तहखाने में कैद रखेगा। हमने पिछले कई माह से आसमान नहीं देखा है, सूरज की रोशनी नहीं देखी है। हम वतन की खातिर कब तक ज़मीन के अंदर धंसे रहेंगे। नंबर 4 ने कहा, हम यहाँ से बाहर निकलकर खुली फिजा में रहकर भी अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। यहाँ हमारे लिए राशन और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने वाले 3 अफराद थे, उनमें से एक रह गया। वो इस तहखाने का दरवाज़ा खोल कर आएगा तो उससे कुछ मालूमात तय हो सकेंगी। नंबर 7 ने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे मामला तय हो जाएं। वाला हुकाम के फैसलों के मुताबिक हमें यहाँ कैदी बनाकर हमसे मुल्क की खिदमत कराता रहेगा। नंबर 3 ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, अगर मिस्टर ब्लैक की जगह कोई दूसरा आकर हम पर तनवीमी अमल करना चाहे तो हमें उसका मामूल बनने के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। सबने चौंक कर नंबर 3 को देखा। एक ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। वो बोला, पहले मेरी पूरी बात सुनो। अगर हम राज़ी नहीं होंगे तो वो हमें यहीं कैदी बनाकर रखेगा, बाहर निकलने नहीं देगा, हमें भूखा प्यासा मार सकता है। हमारे आला अफसरान में अगर कोई टेलीपैथी जाने वाला रह गया है तो वह हम पर हुकूमत करने के लिए हमें अपना मामूल ज़रूर बनाएगा। नंबर 3 ने कहा, ऐसे वक्त हम खुद को उसका मामूल बनने से बचा सकते हैं। वो कैसे। वो एक वक्त में हम में से किसी एक पर तनवीमी अमल करेगा जिस पर अमल किया जाएगा। हम सब उसके अंदर मौजूद रहेंगे और उसके तनवीमी अमल को नाकाम बनाते रहेंगे। सबने खुश होकर कहा, यह हुई काम की बात। हम इसी हिकमत अमली से बज़ाहिर उनके मामूल और महकूम बनकर रहेंगे। वो हमारी तरफ से मुतमईन रहेगा और हम मुनासिब मौके के इंतज़ार में रहेंगे। मौका मिलते ही यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में पहुँच जाएंगे। वो सब खुश हो रहे थे और इस तदबीर के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर रहे थे। उन्हें ईमेल के जरिए इतला दी गई थी कि उनका आला अफसर ब्लैक मारा गया है और वो 3 अफराद जो उन्हें राशन और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें पहुँचाया करते थे, उनमें से भी 2 मारे गए हैं। सिर्फ एक रह गया, वो छुपता फिर रहा है। लिहाजा उन 8 को मोहतात रहना चाहिए। फरहाद बड़ी तेज़ी से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्हें फ़िलहाल ख्यालख्वानी नहीं करना चाहिए। हालात कुछ साजगार होंगे तो वह छुपने वाला शख्स खुफिया अंडरग्राउंड सेल में आकर उन्हें ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाएगा। उस छुपने वाले का नाम हैरी जॉनसन था। सानी मिस्टर ब्लैक और उसके 2 साथियों को हलाक करने के बाद हैरी जॉनसन से निमटना चाहती थी, लेकिन वो फरार हो गया था। एरिज़ोना के वसीओरीज़ इलाके में छुपता फिर रहा था। उसने एक छोटे से टाउन सांटा पहुंचकर आर्मी के आला अफसरान से रब्ता किया था। उन्हें बताया था कि मिस्टर ब्लैक और उसके 2 साथी किस तरह मारे गए हैं। अगर उसे सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो बाबा साहब के इदारे के लोग उसे घेर कर मार डालेंगे। फिर उन 8 टेलीपैथी जाने वालों को राशन पहुंचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आला अफसरान ने कहा, हमें खुफिया अंडरग्राउंड सेल का पता बताओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम अपने 8 टेलीपैथी जाने वालों के काम आ सकेंगे। ऐसे बुरे वक्त में जबकि सारी दुनिया से टेलीपैथी ख़त्म हो रही है, वो 8 हमारे लिए बहुत बड़ा कौमी सरमाया है। हैरी ने कहा, फरहाद उन 8 तक पहुंचने के लिए आप लोगों के दिमागों में झांकता फिर रहा होगा। मैं आपको खुफिया अंडरग्राउंड सेल का पता बताऊंगा, वो आपके चोर ख्यालात से मालूम कर लेगा। एक आला अफसर ने कहा, हम तीनों अफसरान योगा के माहिर हैं, फरहाद को भी अपने अंदर नहीं आने देंगे। तुम किसी खौफ और फिक्र के बगैर फ़ौरन वहाँ का पता फ़ौरन बताओ। हैरी ने पता बता दिया। ये भी तफसील से बताया कि चोर दरवाजे तक पहुँचकर उसे किन नंबरों की तरतीब से खोला जा सकेगा। मैं चाहता हूँ कि एरिज़ोना के इलाके में फरहाद के मातियतों को तलाश किया जाए। किसी पर भी शुबा हो तो उसे गिरफ्तार करके उसकी असलियत मालूम की जाए।
वो फरहाद से ताल्लुक़ रखता हो तो उसे गोली मार दी जाए। मैं नहीं चाहता कि वो इस इलाके में मुझे तलाश करें। ठीक है, हमारे सुरागरसा वहाँ के चप्पे चप्पे पर फैल जाएंगे, उन्हें तलाश करेंगे और मौत के घाट उतारते रहेंगे। ओके, मैं 1 घंटे बाद रब्ता करूँगा। हैरी उनके दिमागों से चला गया। एक अफसर ने कहा, हमें सबसे पहले उन 8 को अपने एतमाद में लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, बेहतर है हम इस काम में देर न करें, ईमेल के जरिए उनसे रब्ता करें। वह इस फैसले के मुताबिक उन 8 से रब्ता करने लगे। दूसरी तरफ हैरी भी ईमेल के जरिए उनसे रब्ता करना चाहता था। चूंकि बाबा साहब के दारे वालों से छुपता फिर रहा था, इसलिए किसी महफूज जगह कंप्यूटर तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसके सामने यही एक रास्ता रह गया कि वह जल्द से जल्द उस अंडरग्राउंड सेल में जाए, फिर उन्हें मुखातिब करके उनसे दोस्ती करे, बड़ी हिकमत अमली से एक एक को बाहर लाए, उन्हें जख्मी करे या खाने पीने की चीज़ों में ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मिलाए, फिर तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमागों पर हावी हो जाए। ये एक दूसरे को ट्रैप करने और गुलाम बनाने के पुराने हथकंडे हैं। अभी मैं ये बयान करूँ कि टेलीपैथी से महरूम हो जाने के बाद तमाम मुखालफिन अपने अपने मुल्क में क्या क्या करते फिर रहे हैं। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि वाइंदा दुश्मनी से बाज आ जाएंगे या मुझसे इंतकाम लेने के लिए नई शैतानी तदाबीर से काम लेंगे। ये एक फितरी अमर है। दुश्मन हार कर आर्जी तौर पर झुक जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बुग़्ज़ और कीना बढ़ता जाता है। मैं अपने तमाम दुश्मनों की रग रग से वाकिफ़ था, इसलिए बेमिसाल फतह हासिल करने के बाद भी उनसे मोहतात रहना चाहता था। एक बात यह समझ में आ रही थी कि अभी वो सब बुरी तरह टूटे हुए हैं, मेरे खिलाफ किसी तरह की फौरी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि वो आपस में ज़रूर लड़ेंगे। गिनती के चंद टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे। वो नहीं चाहेंगे कि उनमें से कोई टेलीपैथी जानने वाला उन्हें नुकसान पहुंचाए और उनके दिमागों पर हावी हो जाए। कोबरा यही कर रहा था। जितने टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन इस इल्म से महरूम हो गए थे, उन सबको उसने मार डाला ताकि वो कभी दोबारा ये इल्म हासिल न कर सकें। रास्पुटिन सोम रूस में था। उसने कोरोना को अपनी मामूल और दाश्ता बना रखा था। वो कोबरा से ज़्यादा समझदार था। उसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो चाहता था जितने टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं उन्हें दोस्त बनाया जाए, इससे पहले कि मैं इंतकाम लेने के लिए दूसरी बार कार्रवाई करूं। वो बाकी रह जाने वालों के साथ एक मजबूत इत्तेहाद कायम कर ले, ऐसे मंसूबे बनाए कि आंदा मेरे हमले उन पर नाकाम होते रहें। मौजूदा हालात में टेलीपैथी के हवाले से अमेरिका ज़्यादा ताकतवर था। उसके पास 8 टेलीपैथी जाने वाले थे। रास्पुटिन ने अमेरिकी आर्मी के काला अफसर के दिमाग में आकर कहा, मैं रास्पुटिन सोम हूँ। ये चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़रिए योगा जानने वाले आर्मी अफसरान से गुफ्तगू करूँ। उस आला अफसर ने आर्मी के 3 योगा जानने वाले अहम अफसरान को फ़ोन के जरिए रास्पुटिन का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा, अभी हम मसरूफ़ हैं, रास्पुटिन से कहो आधे घंटे बाद रब्ता करे। इस वक्त वो तीनों अफसरान ईमेल के जरिए अंडरग्राउंड सेल के टेलीपैथी जानने वालों से बातें कर रहे थे। उनमें से नंबर 7 सबसे उम्र रसीदा था। आर्मी में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था। आला अफसरान उसकी जहानत और हाजिर दिमागी को तस्लीम करते थे। वो तीनों अफसरान उसी नंबर 7 से बातें कर रहे थे। उससे कह रहे थे, हम मिस्टर ब्लैक की जगह तुम्हें लाना चाहते हैं। मौजूदा हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम बताओ कि तुम बाकी 7 टेलीपैथी जानने वालों को फरहाद की इंतकामी कार्रवाई से किस तरह महफूज रखा जा सके। नंबर 7 ने कहा, मैं अपने तजुर्बात और आपके मशवरों के मुताबिक काम करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि हम 8 टेलीपैथी जानने वाले इसी तय खाने में रहकर काम करते रहें? एक आला अफसर ने कहा, दानिशमंदी यही है कि तुम सब इसी जगह रूपोश रहा करो। इस रूपोशी ने ही तुम सबकी टेलीपैथी को अब तक सलामत रखा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मिस्टर ब्लैक की तरह हम में से किसी एक को इस तय खाने से बाहर रहना चाहिए। अगर आप मुझे मेरे साथ साथियों का इंचार्ज बनाना चाहते हैं तो फिर मुझे यहाँ से बाहर आने दें। हम तुम्हारे सिलसिले में बड़ी राजदारी से इंतजामात करेंगे। तुम आज रात तक अपने साथ साथियों पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना मामूल बना दो, ताकि कल सुबह तुम्हें इस तय खाने से निकाला जाए। ईमेल के जरिए रब्ता ख़त्म हो गया। नंबर 7 के दूसरे साथी इस बात पर एतराज़ करने लगे कि वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर तन्हा इस तय खाने से बाहर जाना चाहता है। वो उसके तनवीमी अमल को कबूल नहीं करेंगे। नंबर 7 ने कहा, मैंने उन 3 आला अफसरान से कहा है कि तुम सब पर मैं तनवीमी अमल करूँगा, जबकि नहीं करूँगा। अगर मैं उनसे ये कहता कि तुम में से कोई तनवीमी अमल के लिए राज़ी नहीं है तो फिर वह मुझे भी यहाँ से निकालने पर कभी राज़ी ना होते। हमारी हिकमत अमली ये होगी कि तुम सब बज़ाहिर मेरे मामूल बनकर हो और मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम सबको चंद घंटों के अंदर बाहर की खुली फ़िज़ा में ले आऊँगा। वो सब खुश होकर उसकी तारीफ़ें करने लगे। ऐसे वक्त हैरी वहाँ पहुँच गया। वो अपने 2 साथियों के साथ वहाँ ज़रूरत का सामान लाया करता था। जब वो चोर दरवाजे के पास आकर मखसूस नंबरों की तरतीब से लॉक खोलने लगता था तो तय खाने में अलार्म सुनाई देता था। वो 8वां अलार्म की आवाज़ सुनते ही अलर्ट हो गए। एक ने पूछा, क्या वो तीनों आला अफसरान आए हैं? नंबर 7 ने कहा, इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? अभी तो उनसे बातें हुई हैं। वो कल सुबह से पहले नहीं आएंगे। फिर तो ये वही सामान पहुंचाने वाला शख्स है। जैसा कि हमें इतला मिली है कि उसके 2 साथी मारे गए हैं। ये बच गया है, लेकिन टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गया है। वह सब तय खाने के उस हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में आए। वहाँ एक बड़ा साहनी दरवाज़ा था। इस दरवाजे के पीछे स्टोर रूम था। इस स्टोर रूम में उनके लिए राशन और ज़रूरत की दूसरी तमाम चीज़ें लाकर रखी जाती थीं।
जब वो तीनों तमाम सामान रखकर बाहर चले जाते थे और वहां से एक बटन दबाते थे, तब स्टोर रूम का अंदर वाला दरवाज़ा खुल जाता था और वो कैदी टेलीपैथी जानने वाले वहां पहुंचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करते थे। इस बार हैरी ने उस आनी दरवाजे के पास आकर दस्तक दी, फिर पूछा, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हो? नंबर 7 ने कहा, हम सुन रहे हैं। मेरा नाम हैरी जॉनसन है। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरे 2 साथी मारे गए हैं। मैं तन्हा रह गया हूँ। सिर्फ मैं ही इस जगह से वाकिफ़ हूँ और यहाँ के चोर दरवाजे से अंदर आ सकता हूँ। हम जानते हैं तुम तीनों गूंगे बनकर यहाँ आते रहे, कभी हमें मुखातिब नहीं किया। आज हमसे बोल रहे हो, बात क्या है? हैरी ने कहा, अब हालात पैदा हो गए हैं, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ और एक अहम सवाल कर रहा हूँ। क्या इस तय खाने के बाहर आना चाहते हो? बेशक हम बाहर आना चाहते हैं। हम सारी उम्र यहाँ कैदी बनकर नहीं रहना चाहते। हैरी ने कहा, मैं इसीलिए आया हूँ। अब यहाँ कैदी बनकर रहना मुनासिब नहीं। बाबा साहब के इदारे वालों को ये मालूम हो चुका है कि ये अंडरवर्ल्ड ग्राउंड सेल एरिजोना के इलाके में है। वो किसी न किसी तरह तुम सबको ढूंढ निकालेंगे। नंबर 7 ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि हमारे सरों पर खतरात मंडला रहे हैं। हम एंटी टेलीपैथी दवा से बच गए हैं। अब हमने छुपने की कोई दूसरी जगह तलाश नहीं की तो फरहाद के हाथ मारे जाएंगे। हैरी ने कहा, मैं तुम सबको निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले कुछ अहम मामला तय करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले तुम में से किसी एक से गुफ्तगू करूंगा। उन 8 ने एक दूसरे को देखा, ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे से बोलने लगे। यह हमसे फ़ायदा हासिल करने के लिए ठोस प्लानिंग के साथ आया है। दूसरे ने कहा, इसके अंदर की बात मालूम करना चाहिए कि यह क्या चाहता है। तीसरे ने कहा, यह योगा का माहिर है, हमें अपने अंदर नहीं आने देगा। हम इसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेंगे। नंबर 7 ने पूछा, मिस्टर हैरी, तुम पहली बार हम में से किसी एक से रूबरू मिलना चाहते हो, कुछ अहम मामला तय करना चाहते हो। क्या ये बात हमारे आला अफसरान को मालूम है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मुझे गोली मार देंगे। मौत के बाद ही तुम्हारी लाशों को यहाँ से निकाला जाएगा। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से अभी निकाल सकता हूँ। हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मैं नंबर 7 हूँ, तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तन्हा आऊँगा। हैरी ने कहा, मैं यहाँ से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर उस दरवाजे को खोलने वाला बटन दबाऊंगा और टीवी स्क्रीन पर देखता रहूँगा। अगर उस स्टोर रूम में एक के अलावा कोई दूसरा छुप कर आएगा तो फिर मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। इस तय खाने को बंद करके चला जाऊँगा। नंबर 7 ने कहा, ठीक है, तुम स्क्रीन पर देखकर इत्मीनान हासिल करो। स्टोर रूम में सिर्फ मैं आऊँगा। हैरी स्टोर रूम से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद उसने टीवी स्क्रीन को ऑन किया। स्टोर रूम दिखाई देने लगा। उसने एक बटन को दबाकर कहा, दरवाजे का लॉक खुल चुका है, तुम अपनी तरफ का लॉक खोल कर चले आओ। नंबर 7 उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ गया। हैरी ने उस ऑटोमेटिक सिस्टम वाले दरवाजे को अपनी तरफ से बटन दबाकर लॉक कर दिया। आइंदा वो दरवाज़ा उसी बटन को दबाने से खुल सकता था। हैरी ने कहा, मुझे इत्मीनान हो गया है, मैं आ रहा हूँ। वो टीवी स्क्रीन को ऑफ करके उस दरवाजे को अंदर से खोलकर दूसरी तरफ स्टोर रूम में आ गया। नंबर 7 ने उसे देखकर कहा, मिस्टर हैरी, मैं एक तवील अरसे के बाद बाहर की दुनिया के किसी शख्स को देख रहा हूँ। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हैरी ने भी हाथ बढ़ाकर उससे मुसाफा किया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे के हाथ को गिरफ्त में लेकर कहा, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। मैं भी खुश हूँ। आज तुम्हारे साथ बाहर जाकर सूरज की रोशनी और खुला आसमान देखूंगा। उसी वक्त नंबर 7 ने अचानक कमजोरी महसूस की। वह कुर्सी पर बैठकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हैरी ने हंसते हुए कहा, वही हो रहा है जो ऐसे वक्त होना चाहिए। मेरी उंगली में ये अंगूठी देख रहे हो? इस अंगूठी के अंदर एसाबी कमजोरी की दवा है। उसके साथ एक नन्ही सी सुई मुंसलिक है। मैंने उस सुई के जरिए तुम्हारे अंदर दवा इंजेक्ट की है। वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ। बाकी सारे टेलीपैथी जानने वाले अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। वो तुम्हें मेरे तनवीमी अमल से नहीं बचा सकेंगे। तुम अभी बेहोश हो जाओगे। मैं तुम्हें उठाकर बाहर ले जाऊंगा और अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में डाल दूंगा। तुम्हें एक खुफिया कैद खाने में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हारे साथी तुम्हारे दिमाग में आते जाते रहेंगे, मैं तुम्हें कैदी बनाकर रखूंगा। अगर वह तुम्हारी भलाई चाहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएंगे। नंबर 8 ने नंबर 7 की जुबान से कहा, तुम हम सबको दोस्त बना सकते हो, हमारे सिर्फ एक साथी को गुलाम बनाकर क्या हासिल करोगे? वो बोला, ये एक टेलीपैथी जानने वाला ही मेरा गुलाम बनकर मेरे लिए बहुत कुछ करता रहेगा। तुम सब यहाँ सारी उम्र कैदी बनकर रहोगे। अगर यहाँ से रिहाई चाहती हो तो फिर तुम में से कोई एक इस स्टोर रूम में आ जाए। मैं यहाँ एक चॉकलेट रख जाऊँगा। उस चॉकलेट को खाने के बाद वो भी असाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाएगा। मैं उसे भी यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। तुम में से जो भी इस कैद से रिहाई हासिल करना चाहता है, खुले आसमान के नीचे आना चाहता है, वो यहाँ आकर असाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाए। आज़ादी की कुछ तो कीमत चुकानी ही होगी। ऐसा कहते हुए हैरी जॉनसन का सर चकराने लगा। वो दोनों हाथों से सर थामकर सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसने अपने अंदर आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, क्या हुआ हैरी? बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। तुम्हारी अंगूठी में जूद असर दवा थी, इसलिए ये फ़ौरन कमज़ोरी में मुब्तला हो गया। हैरी ने अपने अंदर दूसरी आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, हमारे साथी ने भी उंगलियों के दरमियान एक सुई छुपा रखी थी। इस सुई की दवा आहिस्ता आहिस्ता असर करती है और तुम देख रहे हो कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जा रहे हो।
तीसरी आवाज़ ने कहा, चलो उठो और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलो। हैरी का दिमाग इस वक्त ख्यालख्वानी करने वालों की गिरफ्त में था। वो बेख्तियार वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में गया। फिर उसने मखसूस बटन को दबाया। स्टोर रूम का वह मुकफ्फल दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो सातों अपनी तरफ से एक दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। अपने साथी नंबर 7 को फ़ौरन ही तिब्बी इमदाद पहुंचाने लगे। एक ने हैरी के बालों को मुट्ठी में जकड़कर कहा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अब इस तहखाने में कैदी बनकर पड़े रहो, वो 3 आला अफसर आकर तुमसे निमट लेंगे। उसने एक लात मारकर उसे तहखाने में पहुंचाकर स्टोर रूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। अब वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। वो सातों अपने साथी को उठाकर एक तवील अरसे के बाद उस अंडरग्राउंड सेल से बाहर निकल आए। रास्पुटीन ने आधे घंटे के बाद उन अफसरों से राब्ता किया और कहा, मैं जानता था आप लोग बहुत मसरूफ़ होंगे, आपके बेशुमार फौजी जवान टेलीपैथी के इल्म से महरूम हो गए हैं, फिर भी आपने बड़ी दानिशमंदी से कई टेलीपैथी जाने वालों को बचा लिया है। हम इस सिलसिले में फरहाद की जितनी मजम्मत करें कम है। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर रास्पुटीन, तुम खुश नसीब हो, तुमने कुदरती तरीक़ों से ये इल्म हासिल किया है, फरहाद तुमसे कभी ये इल्म छीन नहीं सकेगा। रास्पुटीन एक चौथे अफसर के दिमाग में था। उन 3 अफसरान ने अपने उस अफसर को रास्पुटीन से राब्ते का जरिया बनाया था। वो उस अफसर के जरिए बोला, मैं बहुत ही नेक और तामीरी जज्बे लेकर आपके पास आया हूँ, आपसे इस सिलसिले में तबादला ख्याल करना चाहता हूँ। क्या फरहाद की इंतकामी कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है या उसके इंतकाम का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है? एक अफसर ने कहा, हमने फरहाद, सोनिया और जनाब अब्दुल्ला वास्ती वगैरह पर ज़मीन तंग कर दी थी, उन सब की मौत लाजमी कर दी थी, मगर वो अपनी हिकमत अमली से बच गए। अब इसका शदीद रद्द-ए-अमल तो होना था। दूसरे अफसर ने कहा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों से ये इल्म छीन लेगा। हमें अंदेशा है कि वो इससे भी बड़ी कार्रवाई ना करे। तीसरे अफसर ने कहा, वो हमें नीस्त व नाबूद करने तक इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। रास्पुटीन ने कहा, बाबा साहब के इदारे वालों ने तवक्को के खिलाफ अचानक ही एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कराई थी और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया के तमाम ममालिक में ये दवा फैलाई थी। अगर आप लोगों को ज़रा भी उसकी सुनगुन मिलती तो आप हिफाजती तदाबीर से अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को बचा लेते। अब उनकी तरफ से दूसरे हमले की तवक्को है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमला किस नौइयत का होगा। रास्पुटीन ने कहा, फ़िलहाल उसकी यही कोशिश जारी रहेगी कि बाकी ईमानदार टेलीपैथी जानने वालों से भी ये इल्म हमेशा के लिए छीन ले। वो मुझे और कोबरा को इस इल्म से महरूम नहीं कर सकेंगे, लेकिन फरहाद हमें ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेगा। एक अफसर ने कहा, फ़िलहाल हमें खामोश रहकर हर पहलू से गौर करना चाहिए। पता नहीं बाबा साहब के दायरे में कितने टेलीपैथी जानने वाले सही सलामत रह गए। वो तो कस्में खाकर कह रहे होंगे कि उन्होंने अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को भी इस इल्म से महरूम कर दिया। वहाँ सिर्फ फरहाद, आमना और चंद तलबा तालबात ऐसे हैं जिन्होंने कुदरती तरीक़ों से ये इल्म हासिल किया है। हमें उनकी कस्मों और उनके बयानात पर भरोसा नहीं है। वो अपने लोगों से टेलीपैथी का इल्म छीन लेने की हमाकत नहीं करेंगे। रास्पुटीन ने कहा, हमें मुत्तहिद होकर यह प्लानिंग करनी चाहिए कि हम किस तरह फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों की शारक तक पहुँच सकते हैं। यह हकीकत अटल है कि फरहाद की ज़िंदगी हमारी मौत है। वो जिंदा रहेगा तो मौत दबे पाँव हमारे पास आती रहेगी। तुम हमसे किस तरह इत्तेहाद करना चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो, हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो? ये तय है कि टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे के दोस्त बनकर नहीं रह सकते, इसलिए हम एक दूसरे से दोस्ती का झूठा दावा नहीं करेंगे, हमेशा दूर रहकर एक दूसरे के काम आएंगे। रास्पुटीन ने कहा, मैं अपनी तमाम तवज्जो सिर्फ फरहाद पर मरकूज़ करना चाहता हूँ कि वो कहाँ है और कैसी हिकमत अमली से उसे मौत के घाट उतारना होगा। आप लोगों से सिर्फ इतना ताउन चाहता हूँ कि उसका सुराग मिले, उसकी शारक तक पहुँचने का कोई रास्ता मिले तो मुझसे फ़ौरन राब्ता करें। उसका सुराग मिलेगा तो हम एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे, फ़ौरन तुम्हें मुत्तला करेंगे। तुमसे भी यही चाहते हैं कि फरहाद के और बाबा साहब के दायरे के बारे में हमें अहम मालूमात फराहम करते रहो। आप लोगों को मेरा भरपूर ताउन हासिल रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त राब्ता करूँगा। वो चला गया। एक आला अफसर ने कहा, हैरी जॉनसन ने अब तक हमसे राब्ता नहीं किया, पता नहीं फरहाद के मातहतों से कहाँ छुपता फिर रहा है। दूसरे अफसर ने कहा, वो कहीं से फ़ोन के ज़रिए मुख्तसर से गुफ्तगू कर सकता था। हमारे जासूस भी फरहाद के मातहतों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को पहचानने और गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। तीसरे अफसर ने कहा, फरहाद और उसके मातहतों को ये मालूम हो चुका है कि वो अंडरग्राउंड सेल एरिज़ोना के इलाके में है। यह अंदेशा है कि दुश्मन उससे खुफिया सेल तक पहुँच सकते हैं। हम इस अहम पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरे ने कहा, हम कल सुबह उन्हें वहाँ से निकालना चाहते हैं। ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब इसलिए कि नंबर 7 कल तक बाकी सातों को अपना मामूल बना लेगा। एक ने कहा, अगर तनमीमी अमल करने में 1 घंटा सर्फ होता है तो 7 घंटों में उन सब पर यह अमल हो सकता है। हम 10 घंटों के अंदर उन सबको वहाँ से निकाल कर किसी महफूज पनाहगाह में पहुँचा सकते हैं। आप अभी नंबर 7 से रब्ता करके उसे हुक्म दें कि फ़ौरन उन सबको अपना मामूल बनाए। हमें इस काम में देर नहीं करना चाहिए। वो ईमेल के ज़रिए रब्ता करने लगे। दूसरी तरफ हैरी एसाबी कमज़ोरी के बायस बेहोश पड़ा हुआ था। उसे कहीं से तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकती थी। एक आला अफसर ने परेशान होकर कहा,
हमारा कोई भी टेलीपैथी जानने वाला कंप्यूटर अटेंड नहीं कर रहा। दूसरे ने कहा, यह तो तशवीश की बात है, किसी को तो अटेंड करना चाहिए। वहाँ सब सो रहे हैं या वहाँ मौजूद रही है? 1 घंटा पहले तो मौजूद थे। एक लम्हे में दुनिया बदल जाती है। 1 घंटे में वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने चौथे आला अफसर को बुलाकर कहा, तुम हमारे राजदार हो, राजदारी से उस अंडरग्राउंड सेल में जाओ, मालूम करो वो 8वां हमसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। वो अफसर वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में रवाना हो गया। एरिजोना के एक मिलिट्री कैंप में पहुंचकर हेलीकॉप्टर से उतर गया। वहाँ उसके लिए एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। वो उसे तनहा ड्राइव करते हुए उस खुफिया मुकाम तक पहुंच गया। उसे चोर दरवाज़ा खोलने के लिए मखसूस नंबरों की तरतीब बताई गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। एक जगह फर्श पर हैरी बेहोश दिखाई दे रहा था। वो 8 टेलीपैथी जानने वाले नजर नहीं आए। उसने अपने मोबाइल के जरिए आला अफसरान से रब्ता किया, फिर कहा, यहाँ हैरी जॉनसन बेहोश पड़ा है, अंडरग्राउंड सेल वेरान है, वो 8 यहाँ से जा चुकी हैं। वो गॉड, वो कहाँ जा सकती हैं? फ़िलहाल तो यही कहा जा सकता है, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गई। रास्पुटिन मास्को में था, कोरोना भी वहीं थी। वो टेलीपैथी के जरिए पूरे रूस में हुकूमत करने आई थी। वहाँ उसने पारस की मदद से बड़ी कामयाबियाँ हासिल की थी। वो रूस की बेताज मलका बनने वाली थी। ऐसे वक्त एंटी टेलीपैथी दवा दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों का कबाड़ा करने लगी। कोरोना भी इस दवा के जेर असर आने वाली थी। ऐन वक्त पर रास्पुटिन ने उसे बचा लिया। उसे मास्को से सैकड़ों मील दूर ले गया। वहाँ दवा के असरात नहीं थे। उसकी टेलीपैथी सलामत रह गई थी। लेकिन उसे सलामत रखने वाले रास्पुटिन ने अपने शिकंजे में कसकर अपनी मामूला और दाश्ता बना लिया था। वो रूस पर हुकूमत करने के ख्वाब देखने वाली उसकी कनीज़ बनकर रह गई। वो तनवीमी अमल के जरिए उसके हवास पर छा गया। जब तक उस पर तनवीमी अमल का असर रहता, तब तक वो उससे नफरत नहीं कर सकती थी। उसे निजात हासिल करने का कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती थी। रास्पुटिन अच्छी तरह जानता था कि कोरोना बड़ी तेज़ो तर्रार औरत है। उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो 24 घंटे में एक बार कोरोना के अंदर पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहता था। फिलहाल मुतमईन हो रहा था कि अभी वो उसके खिलाफ नहीं है और अपनी टेलीपैथी की सलामती से बहुत खुश है। उसने कहा, बाबा साहब के दारे वाले फिर किसी वक्त दवा स्प्रे कर सकती हैं। मैं अंदेशे में मुब्तला रहती हूँ। अगरचे ये रूस का गहरा बाद इलाका है, लेकिन वो इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं। रास्पुटिन ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से फ़िक्रमंद हूँ। सोचता रहता हूँ कि तुम्हें एंटी टेलीपैथी दवा से किस तरह महफूज रखूँ। मुझे ऐसी जगह पहुँचा दो जहाँ वो दुश्मन स्प्रे करने वाले ना पहुँच सकें। क्या दुनिया में ऐसी जगह नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंसान के कदम ना पहुँचते हों। वैसे कई घने जंगलात और दलदली मकामात हैं जहाँ रिहाइश मुमकिन नहीं है। मैं अपनी टेलीपैथी की सलामती के लिए ऐसी जगह रह जाऊँगी। दलदली मकामात में जहरीले सांपों की बहुतात होती है। घने जंगलात में चीर फाड़ कर खा जाने वाले दरिंदे होते हैं। क्या तुम उन सांपों और दरिंदों के दिमाग में जाकर उन्हें काबू कर सकोगी? कोई ऐसा मुल्क तो होगा जहाँ कभी कोई टेलीपैथी जानने वाला ना गया हो। कोई ऐसा मुल्क नहीं है। टेलीपैथी जानने वाले हर मुल्क में आते जाते रहते हैं। अलबत्ता एशिया में ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ अब कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। कोरोना ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले 2 बरसों से इंडिया में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं रहा है और आइंदा भी वहाँ कोई नहीं रहेगा। जब हर जगह अंदेशे हैं तो फिर मैं इंडिया में रहना पसंद करूँगी। रास्पुटिन सोचने लगा, फिर बोला, हाँ, रूस से ज़्यादा इंडिया ज़्यादा महफूज है। मैं कल सुबह की किसी पहली फ़्लाइट से सीट रिज़र्व कराता हूँ। तुम सफ़र की तैयारी करो। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अभी तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं है। मैं जब ज़रूरी समझूंगा तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं वहाँ तनहा रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा सैर व तफरीह में वक्त गुजारूंगी, फिर भी बोर होती रहूँगी। कि मुझे ख्याल खोनी के ज़रिए किसी अहम मामले से दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम ख्याल खोनी के ज़रिए फरहाद और उसके रिश्तेदारों से छेड़छाड़ करो। उनसे दूर रहने में दानिशबंदी है। अलबत्ता ये मालूम कर सकती हो कि अल्पा कहाँ है। फ़िलहाल वो भी सहमी हुई होगी और ख्याल खोनी से परहेज़ करी होगी। मैं इसराइलिया काबरीन के दिमागों में जाती रहूँगी। उनके ख्यालात पढ़ते रहने से अल्पा के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होता रहेगा। क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारी मसरूफियात क्या हैं? मैं इस कोशिश में हूँ कि जितने टेलीपैथी जानने वाले सलामत रह गए हैं उन्हें दोस्त बनाता रहूँ। मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं 8 अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को किसी तरह दोस्त बना लूँ। इस मकसद के लिए मैंने अमरीकी आर्मी अफसरान से दोस्ती की है। मैं किसी न किसी तरह उनके ज़रिए उन 8 टेलीपैथी जानने वालों तक ज़रूर पहुँचूँगा। उस वक्त वो कोरोना के दिमाग में बोल रहा था। अचानक उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। फिर पूछा, कौन है? आला बीबी ने कहा, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो तुम एल्पा हो? क्या सिर्फ एल्पा ही टेलीपैथी जानती है? मैं कोई और नहीं हो सकती? मैं पहेली बूझने का आदी नहीं हूँ। अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? वो रास्पुटिन को बातों में उलझा रही थी। उस वक्त किबरिया भी उसके दिमाग में घुसा हुआ था। रास्पुटिन बैक वक्त 2 ख्याल ख्वानी करने वालों को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए किबरिया बड़ी खामोशी से उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। मिस्टर रास्पुटिन, मेरा नाम पूछकर क्या करोगे? बस यूँ समझ लो कि तकदीर ने मेरा भी साथ दिया है और मेरी टेलीपैथी भी महफूज रह गई है। मेरी मालूमात के मुताबिक फ़िलवक्त हमारी दुनिया में 3 टेलीपैथी जानने वाली औरतें रह गई हैं।
एक आमना फरहाद, वह रूहानियत की तरफ माहिल है, दुनियावी मामलात से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है। दूसरी अल्पा है और तीसरी कोरोना। अगर तुम अल्पा नहीं हो तो कोरोना भी नहीं हो। फ़ौरन बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगा। मैं ये सोचकर दोस्ती करने आई हूँ कि तुम मेरा नाम और पता ठिकाना नहीं पूछोगे। तुम मेरे काम आओगे और मैं तुम्हारे काम आऊँगी। ठीक है, ऐसी दोस्ती हो सकती है। तुम मुझे अपने दिमाग में नहीं आने दोगी, मैं भी तुम्हें अपने अंदर आने नहीं दूंगा। आइंदा अपना कोई आलाकार मुकर्रर करो, हम उसके दिमाग में रहकर बातें किया करेंगे। अच्छी बात है। कोई आलाकार मुकर्रर करने के बाद तुमसे रब्ता करूंगी। तुम सांस रोकने की जहमत ना करो, मैं जा रही हूँ। आला बीबी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। किब्रिया भी उसके अंदर से निकल आया। उसने कहा, टेलीपैथी जानने वालों की बीवी होती है या कोई महबूबा, उनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कोबरा के दिमाग में गया था। ऐसे वक्त तुमने भी उसके अंदर पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पढ़े। फिर इस तरह हम उसकी बीवी अंजी के अंदर पहुंच गए। इस तरह भी मैं रास्पुटीन के चोर ख्यालात पढ़कर वह मखसूस लबो लहजा मालूम कर चुका हूँ, जिसके ज़रिए वह अपनी मामूला कोरोना के दिमाग में जाता है। किब्रिया ने आला बीबी को वह मखसूस लबो लहजा बताया। वो उसे ज़हन नशीन करते ही कोरोना के दिमाग में पहुंच गई। रास्पुटीन कोरोना से रुखसत हो चुका था। वह तन्हा थी और हिंदुस्तान जाने की तैयारियां कर रही थी। आला बीबी और किब्रिया हमारे पास आकर बताने लगे कि वह अब तक क्या करते रहे हैं। मैंने कहा, तुम दोनों की इब्तदाई कारकर्दगी अच्छी रही है। किब्रिया अंजी के दिमाग में जाया करेगा और आला बीबी कोरोना के अंदर रहकर रास्पुटीन की मसरूफियात मालूम करती रहेगी। सोनिया ने कहा, इतना तो मालूम हो चुका है कि रास्पुटीन अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे। मैंने कहा, और कोबरा यूरोप में, वहाँ अंडरवर्ल्ड में हुक्मरानी के ज़राए मजबूत कर रहे। किब्रिया ने पूछा, पापा अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, फ़िलहाल उनकी मसरूफियात पर नज़र रखो। हमारा यह असूल रहा है, जब तक कोई हमसे दुश्मनी नहीं करता तब तक हम उसके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करते, सिर्फ मालूमात हासिल करते रहते हैं। बाद में ये मालूमात हमारे काम आती हैं। सोनिया ने कहा, तुम दोनों को अमरीकी अकाबरीन और इसराइली अकाबरीन के अंदर जाना चाहिए। किब्रिया ने कहा, मैं अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में जाऊँगा। उनके ज़रिए 8 टेलीपैथी जानने वालों के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होता रहेगा। आला बीबी ने कहा, मुझे अमरीकी अकाबरीन के पास जाना चाहिए। मैं पहले भी उस मुल्क में रहकर काम कर चुकी हूँ। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के एक एक गली कूचे से वाकिफ़ हूँ। पिछले दिनों में वहाँ के कई आर्मी अफसरान के दिमागों में जाती रही हूँ। मुझे मिस्टर ब्लैक और हैरी जॉनसन के बारे में बहुत कुछ मालूम होता रहा। चूँकि मुझे अमली तौर पर वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं मालूमात हासिल करने पर इक्तफ़ा करती रही। सोनिया ने कहा, तुम तो बड़ी पक्की हो, पहले से जाल बुनती रहती हो। ठीक है, तुम अमरीकी अकाबरीन के पास जाती रहो। किब्रिया ने कहा, मामा जो मुश्किल और पेचीदा काम है वो आप आला बीबी को दे रही हैं, क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? बेटे, तुम इसराइल को एक छोटा सा मुल्क समझ रहे हो। बेशक मुल्क छोटा है, लेकिन वहाँ मुश्किलात ज़्यादा होंगी। अल्पा जैसी मक्कार औरत से साबका पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोहे का चना है। उसे चबाने की कोशिश करने वालों के दांत टूट जाया करते हैं। मैंने कहा, अभी तो तुम्हें यह मालूम करने के लिए एक अरसा लगेगा कि वो कहाँ है। फ़िलहाल खामोश है या राजदारी से कुछ करती फिर रही है। पापा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैं 24 घंटे के अंदर अल्पा को ढूंढ निकालूंगा। सोचे समझे बगैर दावा ना किया करो। तुम अल्पा के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। वो पारस जैसे शातिर को भी धोखे देती रहती है। किब्रिया ने कहा, आप मुझे उसका लबो लहजा सुना दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। मैंने उसे अल्पा का लबो लहजा सुनाया। उसने 2-4 बार सुनने के बाद इसे जहन नशीन कर लिया, फिर मेरे दिमाग से चला गया। वो और आला बीबी मेरे साथ वाले कॉटेज में थे। वो बहन भाई वहाँ रहकर ख्याल ख्वानी करते रहते थे। उन्होंने हमें इस काम से छुट्टी दे दी थी। हम आराम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। आला बीबी अमरीकी अकाबरीन के अंदर पहुँच रही थी। उनके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर रही थी। फ़िलहाल वो 8 टेलीपैथी जानने वालों के बारे में मालूम करना चाहती थी, और वो तमाम अकाबरीन उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस सिलसिले में बड़ी राजदारी बरती गई थी। आर्मी के 4 आला अफसरान के अलावा हैरी जॉनसन ये राज जानता था। उन 4 आला अफसरान में से एक योगा का माहिर नहीं था। आला बीबी उसके अंदर पहुंच गई थी। उसके ख्यालात से पता चला कि हैरी जॉनसन उस अंडरग्राउंड सेल में 8 टेलीपैथी जानने वालों के पास ये प्लान बनाकर गया था कि उन 8 को अपना मामूल बना लेगा, लेकिन बाजी पलट गई थी। वो 8 से साबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उस अंडरग्राउंड सेल से फ़रार हो गए। आला बीबी जिस अफसर के ख्यालात पड़ रही थी वो उस अंडरग्राउंड सेल में गया था। वहाँ उसने हैरी जॉनसन को बेहोशी की हालत में पाया था। उसे वहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर में लाकर तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई। उसने होश में आने के बाद बयान दिया कि वो 8 टेलीपैथी जानने वाले बागी हो गए हैं। पता नहीं वो फ़रार होने के बाद कहाँ छुपने गए हैं। वो उन तीनों आला अफसरान से झूठ बोल रहा था। चंद घंटे बाद नंबर 6 ने उन आला अफसरान से रब्ता किया और कहा कि हैरी जॉनसन तनवीमी अमल के ज़रिए उन्हें अपना मामूल और महकूम बनाने आया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उन 8 ने उसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। एक आला अफसर ने हैरी से पूछा, क्या तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो? उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल बनाना चाहते थे। वह तुमसे निजात हासिल करके वहाँ से गए हैं। अगर तुम ऐसी मक्कारी ना करते तो वो 8 अब भी हमारे पास होते। एक आला अफसर ने नंबर 6 से पूछा, तुम सब कहाँ भटक रहे हो?
तुम्हें अंडरग्राउंड सेल से निकलकर सीधा हमारे पास आना चाहिए था। नंबर 6 ने कहा, अभी हम अपने लिए महफूज पनाहगाह तलाश कर रहे हैं। कहीं ठिकाना बनाने के बाद आपसे रब्ता करेंगे, फिर मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे अफसर ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई महफूज जगह तलाश करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो माठों के लिए इंतजामात हो चुके हैं। आप लोगों ने अंडरग्राउंड सेल जैसी मजबूत पनाहगाह बनाई थी, वहाँ हैरी हमें ट्रैप करने के लिए पहुँच गया। वो ना पहुँचता तो बाबा साहब के दायरे के जासूस पहुँच जाते। वो जगह हमारे लिए गैर महफूज हो गई थी। नंबर 4 ने कहा, हम अपनी सलामती के लिए आप हजरात पर भरोसा नहीं करेंगे। हम अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ पनाहगाहों की तरफ जा रहे हैं। यूँ आज़ादी हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम बागी हो गए हैं। हम आपकी तरह आज़ाद रहकर अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत करते रहेंगे। हम जा रहे हैं, फिर किसी वक्त रब्ता करेंगे। उन्होंने रब्ता ख़त्म कर दिया। उन आला अफसरान ने झुंझलाकर हैरी जॉनसन से कहा, कुत्ते के बच्चे, तेरी हमाकत की वजह से वो आठों हमारे हाथों से निकल गए। तूने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि अब सजाए मौत तेरा मुकद्दर बन गई है। उन्होंने मातियतों को बुलाकर हुक्म दिया कि हैरी को आहनी सलाखों के पीछे कैद रखा जाए। फिर वह दूसरे तमाम अकाबरीन से रब्ता करके उन्हें बताने लगे कि उन 8 टेलीपैथी जाने वालों के फरार होने के बाद वह बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगे। अब उनके पास एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहेगा। नंबर 3 मेरा मामूल था। मैंने आला बीबी को उसके अंदर पहुंचा दिया था। वो उसके ख्यालात पढ़ रही थी। ये मालूम हो रहा था कि जब वो 8 टेलीपैथी जाने वाले उस अंडरग्राउंड सेल से बाहर आए तो उनका साथी नंबर 7 एसाबी कमजोरी के बायस बेहोश हो चुका था। उनमें से 2 साथी तिब्बी इमदाद के लिए उसे अस्पताल ले गए थे। बाकी 5 एक दूसरे से रुखसत होकर मुख्तलिफ मुकामात की तरफ चले गए थे। उन्होंने ये तय किया था कि एक दूसरे से दूर रहेंगे और ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करते रहेंगे। नंबर 3 शिकागो की तरफ गया था। वो दूसरे तमाम टेलीपैथी जाने वालों की तरह ये सोच रहा था कि अमेरिका से दूर किसी ऐसे बर आज़म में या किसी जजीरे में जाना चाहिए जहाँ वो एंटी टेलीपैथी दवा से महफूज रह सके। आला बीबी ने यह तमाम रिपोर्ट मुझे सुनाई। मैंने कहा, नंबर 3 हमारी मुट्ठी में है। वो दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएगा हम उसे टेलीपैथी के साथ महफूज रहने देंगे। वैसे ही अच्छा नहीं हुआ कि बाकी टेलीपैथी जाने वाले इधर उधर जाकर रुपोश हो रहे हैं। हमें मालूम नहीं हो सकेगा कि वो दुनिया के किस हिस्से में पहुंचे हुए हैं। आला बीबी ने कहा, आप तो जानते हैं कोई ज़्यादा अरसे तक रुपोश नहीं रह पाता, कभी ना कभी जाहिर हो ही जाता है। मैं नंबर 3 के दिमाग में जा रही हूँ। उसके ज़रिए नंबर 7 के अंदर पहुँचूंगी। वो होश में आ गया होगा। मैं मौका पाकर उसे अपना मामूल बनाऊंगी। वो पहली बार किसी को अपना मामूल बनाने के लिए चली गई। एल्पा किस्मत की धनी थी। उसकी टेलीपैथी का इल्म महफूज रह गया था। पता नहीं क्यों जनाब तबरेज़ी उस पर मेहरबान थे। जब भी उस पर कोई बड़ी मुसीबत आती थी तो वो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इस बार भी वो उनकी वजह से महफूज रही थी। एल्पा ने पहले भी जनाब तबरेज़ी से मुतासिर होकर यह अहद किया था कि आइंदा वो अपनी ख्याल ख्वानी से मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन वो अपने यहूदी मजाज के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदल लिया करती थी। इस बार वो संजीदा थी। मालूम होता था सचमुच बदल गई है। उसने कसम खा ली थी कि कभी किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वह एंटी टेलीपैथी दवा से बचने के लिए इसराइल से फ़रार होकर पाकिस्तान चली आई थी। उसकी मालूमात के मुताबिक तमाम टेलीपैथी जाने वाले ख्याल ख्वानी से महरूम हो गए थे। सिर्फ कोरोना, रास्पुटीन और जाउकोम कोबरा यूरोप में रह गए थे और अमेरिका में 8 टेलीपैथी जाने वाले महफूज थे। उसके हिसाब के मुताबिक एशिया में कोई नहीं था, लेकिन यह तवक्को नहीं थी कि दवा स्प्रे करने वाले उधर आएंगे, इसलिए वो आर्जी तौर पर रिहाइश के लिए पाकिस्तान के शहर कराची आ गई थी। फिर उसका दिल कहता था कि जनाब तबरेज़ी उसकी खबर रखती हैं, दवा स्प्रे करने वालों को उसकी तरफ नहीं आने देंगे। वह समुंदर के किनारे एक आलीशान कोठी में थी। वहाँ आराम से बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए इसराइलिया काबरीन से रब्ता किया करती थी। वो पूछते थे, तुम कहाँ हो? ये कहती थी, जहाँ भी हूँ पूरी तरह महफूज हूँ। आइंदा बिल्कुल तनहा रहूँगी, किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। ये कोई नहीं जान सकेगा कि मैं कहाँ हूँ। आप हजरात भी कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। एक हाकिम ने कहा, अगर तुम इसराइल से दूर जाकर रहने लगी हो तो हम सब खुद को यहाँ तनहा और बेयारो मददगार समझने लगेंगे। वो बोली, मैं इसराइल में ही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। फ़िलहाल ये कहने आई हूँ कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर दो। आर्मी के एक अफसर ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हम सख्तियाँ नहीं करेंगे तो ये मुसलमान सर चढ़ते रहेंगे, हम यहूदियों को हलाक करते रहेंगे। एल्पा ने कहा, जब हम उन पर जुल्म नहीं करेंगे तो वो हमारे लोगों पर हमले नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अमन और सुलह से फ़लस्तीन की आज़ादी का फ़ैसला किया जाए। तमाम अकाबरीन इस बात की मुखालफत करने लगे। आर्मी के एक आला अफसर ने कहा, मैडम, आप जनाब तबरेज़ी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हैं। उन्हें खुश करने के लिए फ़लस्तीन की आज़ादी की बात कर रही हैं। यह हमारी सियासी और अस्करी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। सियासी पॉलिसियाँ तब्दील हो सकती हैं। मैं यहूदी हूँ, अपनी यहूदी कौम को नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी और मुसलमानों से भी इंसाफ करूँगी। फ़िलहाल मेरे हुक्म की फ़ौरन तामील करो। फ़लस्तीनियों के इलाके में एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। तमाम अकाबरीन हैरान परेशान हो रहे थे। वो पहली बार यहूदी सियासत के ख़िलाफ़ बोल रही थी। उसका ये हुक्म काबिल कबूल नहीं था, लेकिन वह हुक्म अदूली नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक टेलीपैथी जाने वाली एटमी कुव्वत से भी ज़्यादा अहमियत रखती थी।
उन्होंने आर्जी तौर पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी, लेकिन तशवीश में मुब्तला होकर सोचने लगे कि शायद जनाब तबरेज़ी अल्पा का ब्रेन वॉश करके उसे मुसलमान बना चुके हैं, इसीलिए वो फ़लस्तीनियों की हमायत कर रही है। वो सब परेशान होकर अमरीकी अकाबरीन से इस सिलसिले में बातें करने लगे। एक अमरीकी अफसर ने कहा, वाकई अल्पा का ब्रेन वॉश किया गया है, वरना वो तो कट्टर यहूदी थी। अल्पा का ये रवैया तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरे आर्मी अफसर ने कहा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि अल्पा के इस बदले हुए रवैये से हमें नुकसान ना पहुंचे। हमने आर्जी तौर पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद की हैं। जब दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे तो मैडम हमारे दिमागों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे वक्त हम चाहेंगे कि आपके टेलीपैथी जानने वाले हमारी हिफाजत करें। एक आला अफसर ने कहा, गर्चे हमारे टेलीपैथी जानने वाले अहम मामलात में मसरूफ़ हैं, फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए हम किसी एक ख्याल ख्वानी करने वाले को फारिग करेंगे। अमरीकी अफसरान उन्हें झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे। यह हकीकत नहीं बता सकते थे कि उनके 8 टेलीपैथी जानने वाले अंडरग्राउंड सेल से फरार होकर उनके हाथों से निकल चुके हैं। इसराइली अकाबरीन अल्पा से महरूम हो रहे थे और अमरीकी अकाबरीन अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से महरूम हो चुके थे। दूसरी सुबह अल्पा कुछ बीमार होकर कमज़ोरी महसूस करने लगी। उसे अंदेशा होने लगा कि कोई दुश्मन उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंच सकता है। अगरचे बीमारी के बायस दिमागी तवानाई बरकरार थी, लेकिन यह डर था कि बीमारी बढ़ेगी तो ख्याल ख्वानी के काबिल भी नहीं रहेगी। वो सोचने लगी, कोबरा और रास्पुटीन से बचने की यही एक सूरत थी कि उसका मौजूदा लबो लहजा उसके जहन से मिट जाए और नए लबो लहजे के साथ दिमाग लॉक हो जाए। ऐसा सिर्फ तनवीमी अमल के ज़रिए हो सकता था। एक ज़बरदस्त और तजुर्बाकार आमिल तेल अबैब में था। उसका नाम बिन यहूदा था। वो हमेशा से अल्पा का वफादार रहा था, माजी में उसके काम आता रहा था। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब किया। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोकना चाहता था। अल्पा ने कहा, मैं हूँ। वो खुश होकर बोला, मैडम आपने बहुत अरसे बाद याद किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टेलीपैथी सलामत है। मेरे नसीब अच्छे हैं। मैं खंदक में गिरने से पहले बच जाया करती हूँ। ऐसे वक्त मैं अपने मुल्क से बहुत दूर हूँ और तुम्हारी ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। मैं आपका खादिम हूँ। आप जहाँ हुक्म देंगी वहाँ चलाऊँगा। मैं अभी किसी पहली फ़्लाइट में तुम्हारी सीट रिज़र्व करा रही हूँ। तुम सफ़र की तैयारी करो। मुझे कहाँ आना होगा? मैं अपने साय को भी नहीं बताती कि मैं कहाँ हूँ। तुम इसराइल से हांगकांग तक जाने का सफ़र करोगे। मैं जहाँ मुनासिब समझूंगी वहाँ तुम्हारा सफ़र मुलतवी करा दूंगी और तुम्हें अपने पास बुला लूँगी। वो उसके हुक्म के मुताबिक सफ़र की तैयारी करने लगा। वो एक कद्दावर पहलवान था। उसकी आवाज़ में बड़ी घन गरज थी। जब वो किसी पर अमल करता था तो उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो जाती थी। अल्पा को उस पर भरोसा था। वो अक्सर मुश्किल वक्तों में उसके काम आता रहता था। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में उसके लिए सीट रिज़र्व कराने लगी। अमेरिका में तमाम अकाबरीन की खुफिया मीटिंग जारी थी। ये मसला दरपेश था कि बाबा साहब का अदारा फ्रांस के एक छोटे से हिस्से में है। पहले वो एक फौलादी किला था, अब एक फौलादी मुल्क की हैसियत से उभर है। दुनिया के कई ममालिक ने और सुपर पावर अमेरिका ने उस इदारे के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी थी। मेरे और सोनिया के अलावा जनाब अब्दुल्ला वास्ती और इदारे के कई अहम अफराद पर ज़मीन तंग कर दी थी। हम सबको फ़िज़ा में ही नीस्तो नाबूद कर देना चाहते थे। बड़ी ठोस प्लानिंग के बावजूद वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। हम सब से ही सलामत रहे। इसके बाद हमने तमाम ममालिक की ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी, उसके नक्शे जला दिए और उनके तमाम टेलीपैथी जाने वालों को ख्याल ख्वानी से महरूम कर दिया। उन्होंने हमारे खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसमें बुरी तरह शिकस्त खाई थी। सबसे ज़्यादा तौहीन और शर्मिंदगी की बात यह थी कि हमारा कोई मुल्क नहीं था, सिर्फ एक इदारा था। हमारे पास लड़ाका हथियार और एटम बॉम्ब नहीं थे। हमने सिर्फ टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया। टेलीपैथी के ये हथियार उनके पास भी थे, लेकिन ये ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल करने के लिए जहानत और हाजिर दिमागी की ज़रूरत होती है, और हमने अपनी जहानत से बहुत पहले ही दुश्मनों की टेलीपैथी का तोड़ कर लिया था। उन सब से ये हथियार छीन लिए थे। अब वो शिकस्त खाने के बाद इस बात पर तिल मिला रहे थे कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त हुई है। दूसरे बड़े ममालिक भी पूरी तरह मात खा चुके हैं। अगर बाबा साहब के इदारे का वजूद बाकी रहेगा तो सुपर पावर और तमाम बड़े ममालिक उसके ज़ेर असर रहने पर मजबूर हो जाएंगे। आर्मी के काला अफसर ने कहा, अभी हमें पता चला है कि जनाब तबरेज़ी ने अल्पा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इसराइल में अल्पा की सबसे ज़्यादा अहमियत है। वो वहाँ की बेताज मलका है। जनाब तबरेज़ी उसकी अहमियत के पेश नज़र उसे मुसलमान बना रहे। एक हाकिम ने कहा, उनके अज़ाइम से पता चलता है कि ये हमारे खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। हमारे 8 टेलीपैथी जाने वालों को मौका पाकर या तो ख़त्म कर देंगे या फिर उन्हें मुसलमान बनाकर हमारे खिलाफ उनसे काम लेंगे। एक और आला अफसर ने कहा, उन्होंने चीन में भी ऐसा ही इस्लामी इदारा कायम किया था। उस इदारे में तालीम हासिल करने वाले चीनी बाशिंदे इस्लाम कबूल करते जा रहे थे। अगर चीनी हुक्काम उस इदारे को बंद ना कराते तो वहाँ इस्लाम तेज़ी से फैलता चला जाता। एक हाकिम ने कहा, ये लोग टेलीपैथी के ज़रिए दिमागों में घुसकर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करा रहे हैं।
हमें उनकी इस्लामी तहरीक के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। हमें ये साबित करना चाहिए कि इस्लाम मोहब्बत करने वाले इंसानों का नहीं, दहशत गर्दों का मज़हब है, और हमें हुकूमत फ़्रांस से एहतजाज करना चाहिए। ये बाबा साहब का इदारा उनके मुल्क में है। चीन की तरह फ्रांस को भी वो इदारा बंद कर देना चाहिए। एक आर्मी अफसर ने कहा, फ्रांस में उस इदारे को बंद करना मुमकिन नहीं। ये इदारा पिछले 20-22 बरसों से अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। इस सिलसिले में सिर्फ फ्रांस को नहीं, तमाम बड़े ममालिक को उसके खिलाफ ठोस और नतीजा खेज कार्रवाई करनी चाहिए। आला बीबी ने आकर मुझे बताया कि अमरीकी अकाबरीन की कॉन्फ्रेंस में इस्लाम और बाबा साहब के इदारे के खिलाफ किसी बहुत बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। मुझे अंदाज़ा था कि वह तमाम ममालिक टेलीपैथी से खाली होने के बाद हमसे सियासी जंग लड़ेंगे। ये नहीं सोचा था कि वो इस्लाम के खिलाफ महाजराई शुरू करेंगे। दूसरे दिन अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वहाँ सभी से एक बात पर मुत्तफिक होते रहे कि हम इस्लामी इदारों की आड़ में ज़बरदस्ती इस्लाम फैला रहे हैं, टेलीपैथी के ज़रिए भी दिमागों में घुसकर गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि इस्लाम को दहशत गर्दों का मजहब करार दिया जाए। तमाम दुनिया में पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा के मजबूत ज़राए अमरीका के पास थे। वो इन ज़राए से झूठ को बड़ी हद तक सच साबित कर देता था। बरतानिया के एक आर्मी अफसर ने कहा, यहूदियों के बाद मुसलमानों के दुश्मन नंबर 1 हिंदू हैं। हम हिंदुस्तान को फौजी और माली इमदाद देंगे तो वह हमारे मंसूबों के मुताबिक मुसलमानों को दहशत गर्द साबित करने के लिए दिन रात अपने चैनल से गला फाड़ फाड़ कर चीखते रहेंगे। वो सब सर जोड़कर सोचने लगे कि हम पर किस तरह और कितने पहलुओं से दहशत गर्दी के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। मैंने जनाब तबरेज़ी से रब्ता किया, उन्हें तमाम ममालिक की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कुछ अर्सा पहले भी फ्रांस के हुक्काम ने हमारे इस इदारे को अपनी ज़मीन से मिटा देना चाहा था और वो नाकाम रहे थे। अब हमारे खिलाफ तमाम बड़े ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं। आइंदा हमें बड़े सख्त आजमाइशी मराहिल से गुजरना है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अब तुम जाओ। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आ गया। किबरिया अल्पा को तलाश कर रहा था। उसने पारस से उसका लब लहजा मालूम किया था, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसे मुखातिब किया, लेकिन बार बार मुखातिब करने के बावजूद वो सांस रोकती रही थी। वो चाहती तो किबरिया से 2-4 बातें कर सकती थी। वो नहीं जानती थी कि पारस का छोटा भाई उसके पास आना चाहता है। मालूम होता है वो फ़िलहाल मोहतात रहना चाहती थी, इसलिए किसी को अपने दिमाग में एक लम्हे के लिए भी जगह नहीं देना चाहती थी। किबरिया उसके इस रवैये से परेशान हो गया। अगर चंद सेकंड के लिए भी उसके दिमाग में रहने का मौका मिलता तो वो कम अज़ कम ये तो मालूम कर लेता कि वो किस मकान में है। उस मकान के फर्नीचर और डेकोरेशन से अंदाज़ा किया जा सकता था कि वो किस मुल्क में है। उसे अल्पा का मामूली सा सुराग भी नहीं मिल रहा था। उसने मुझसे कहा, पापा, उसने तो खुद को किसी लोहे के खोल में बंद कर लिया, उसके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो एक सेकंड के लिए भी अपने अंदर रहने नहीं देती है। मेरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर मुझे भगा देती है। मैंने कहा, वो दूसरे टेलीपैथी जानने वालों का अंजाम देखकर सहमी हुई है। एक सेकंड के लिए किसी को अपने अंदर आने नहीं देगी। इसीलिए कहा था उसे ढूंढ निकालने का दावा ना करो। मुझे अपने दावे के मुताबिक कुछ कर दिखाना है। आपने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है, अभी सिर्फ 2 घंटे गुजरे हैं। मैं 22 घंटों में ज़रूर उसके पास पहुंचूंगा। वो चला गया और इसराइली अकाबरीन के दिमागों में झांकने लगा। उन सबके ख्यालात से पता चल रहा था कि वो भी अल्पा के सिलसिले में बहुत परेशान है। ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस मुल्क और किस शहर में है। इसराइली जासूस इस बात का खोज लगा रहे हैं कि जब एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे की जा रही थी तो उस रोज़ वो किस फ़्लाइट से फ़रार हुई थी। किबरिया उन सुराग रसानों के दिमागों में पहुंचने लगा। वह तमाम सुराग रसान ये समझ रहे थे कि अल्पा ने उस रोज़ ख्याल ख्वानी के ज़रिए सीट रिज़र्व कराई होगी और ऐसा करने के लिए उसने किसी की सीट कैंसिल कराई होगी। वह तमाम एयरवेज़ कंपनियों के एजेंटों के दिमागों में झांकने लगे। किबरिया भी यही कर रहा था। उनमें से ही किसी एजेंट ने अल्पा से सैरज़दा होकर वो सीट उसके ज़रिए रिज़र्व की होगी। बड़ी छानबीन के बाद मालूम हुआ कि वह एक अमरीकी तैयारे से जापान की तरफ गई थी। इस सफ़र के दौरान वो जहाज़ जद्दा और बैंकॉक में ईंधन के लिए रुकने वाला था। अल्पा ने जिस एजेंट को सैरज़दा करके वो सीट हासिल की थी, उसके ख्यालात से पता चला कि पहले वो सीट किसी मैडम रोज़ा के नाम रिज़र्व थी, बाद में वो मैडम आलिया के नाम हो गई। इसका मतलब ये था कि अल्पा ने मैडम आलिया के नाम से सफ़र किया है। उस फ़्लाइट के मुताबिक वो जद्दा, बैंकॉक या टोक्यो गई थी। किबरिया और दूसरे यहूदी जासूस ये मालूम करने लगे कि वो किस शहर में गई है। पता चला उसने बैंकॉक में सफ़र मुलतवी कर दिया था। वो सब सोचने लगे। अल्पा ने बैंकॉक पहुंचकर अपना नाम तब्दील किया होगा, मैडम आलिया की जगह कोई दूसरा नाम इख्तियार किया होगा। अगर वो बैंकॉक में रह गई थी तो उसे तलाश करना मुश्किल था। उन्होंने फ़र्ज़ किया कि वह बैंकॉक से किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में गई होगी। उन्होंने फिर वहाँ की तमाम एयरवेज़ कंपनियों में जाकर मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। वहाँ मुतल्लिका अफराद के दिमागों में झांकने लगे। एक एयरवेज़ कंपनी के एजेंट की सोच ने बताया कि फ्रांस जाने वाली एक फ़्लाइट में कोई सीट खाली नहीं थी, लेकिन अचानक एक शख्स ने अपनी सीट मनसूख करवा दी थी।
उसकी जगह एक मैडम आलिया ने वो सीट हासिल की। यूं पता चला कि अल्पा ने अपना नाम तब्दील नहीं किया। वह फ्रांस जाने वाली उस फ्लाइट से पाकिस्तान के शहर कराची तक गई थी। दूसरी तरफ अल्पा कराची पहुंचने के बाद बड़े आराम से थी। बड़ी खामोशी से ख्याल ख्वानी के जरिए इसराइली काबरीन के दिमागों में आती जाती रहती। उनमें चंद ऐसे आर्मी अफसरान थे जो योगा के माहिर थे, अल्पा को अपने दिमाग में नहीं आने देते थे। उसने दूसरे काबरीन से कहा, इन योगा जानने वालों का समझाओ, मुझे अपने दिमाग में आने दें, वो मुझसे क्यों कतरा रहे हैं। उन काबरी ने कहा, मैडम आप बुरा ना माने, आप फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हमायत कर रही हैं। आपकी बातों से और हरकतों से साफ पता चलता है कि आप जनाब तबरेज़ी के ज़ेर असर आ चुकी हैं, शायद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। एक हाकिम ने कहा, हम मजबूर हैं, आपसे शिकायत नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप हमें दिमागी मरीज़ बना देंगी। योगा जानने वाले खुश नसीब हैं, आपके कहर व गज़ब से महफूज हैं। अल्पा ने कहा, आप हजरात मेरे बारे में गलत राय कायम कर रहे हैं। मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैं पैदाइशी यहूदी हूँ और यहूदी रहूँगी। ये अलग बात है, अब कभी मुसलमानों के खिलाफ महाजराई नहीं करूँगी। एक अफसर ने पूछा, मुसलमान हमें नुकसान पहुँचाते रहेंगे, तब भी आप उनकी हमायत करती रहेंगी? यहूदी हों या मुसलमान हों, मैं किसी की अंधी हमायत नहीं करूँगी। दोनों के चोर ख्यालात पढ़ के मालूम करूँगी कि कौन साजिश कर रहा है, किसने फसाद की इब्तदा की है। जिसकी गलती होगी उसे गलती से बाज आने को कहूँगी, वो बाज नहीं आएगा तो उसे सज़ा दूँगी। अल्पा ने काबरीन से गुफ्तगू करके ये अच्छी तरह मालूम कर चुकी थी कि वो लोग अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि वो अपनी ख्याल ख्वानी के ज़रिए दूसरे तमाम मामलात में उन्हें फ़ायदा पहुँचाएगी, लेकिन मुसलमानों के मामलात में उनकी अंधी हमायत नहीं करेगी। ऐसे वक्त वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। अल्पा समझ रही थी कि योगा जानने वाले आर्मी अफसरान ज़रूर उसके खिलाफ सोच रहे होंगे और उसके खिलाफ मंसूबे बना रहे होंगे। वह दूसरे आर्मी अफसरान के ज़रिए उन योगा जानने वाले अफसरों के पीछे पड़ गई, उनकी मसरूफियात के बारे में मालूम करने लगी। फिर उसने मौका पाकर 2 योगा जानने वालों को ज़ख्मी कर दिया। उनके अंदर पहुंचकर बाकी छुपने वाले अफसरान का पता ठिकाना मालूम किया। फिर दूसरे अफसरान को अलाकार बनाकर उन तमाम छुपने वालों को भी ऐसा भी कमज़ोरियों में मुब्तला कर दिया। तब उनके चोर ख्यालात से यह बात मालूम हुई कि उनके चंद खास जासूस एयरवेज़ कंपनियों में जाकर ये मालूम कर रहे हैं कि वो किस फ़्लाइट से किस मुल्क के किस शहर में गई है। वह तमाम यहूदी जासूस टेलीफोन, फैक्स और ईमेल के ज़रिए उन अफसरान से रब्ता रखते थे। अल्पा ने उन अफसरान को टेलीफोन के ज़रिए उन सुराग रसानों से बातें करने पर मजबूर किया। इस तरह उनके भी दिमागों में पहुंच गई। वह 3 जासूस थे। वो बड़ी चालाकी से उसका सुराग लगाते हुए कराची पहुंच गए थे। उन तीनों ने 3 मुख्तलिफ होटलों में क़याम किया था और इस शहर में मैडम आलिया को तलाश कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कि एक चौथा जासूस भी उसकी तलाश में है और उसका नाम किबरिया है। किबरिया उन तीनों सुराग रसानों के दिमागों में पहुंचा हुआ था। वो पेरिस के उसी कॉटेज में था और वह तीनों जासूस जिस्मानी तौर पर कराची में पहुंचे हुए थे। अल्पा नहीं चाहती थी कि किसी को भी कराची में उसकी मौजूदगी का इल्म हो। उसने उन सुराग रसानों के दिमागों पर कब्जा जमाकर उन अफसरान से रब्ता किया। उन्होंने अल्पा की मर्ज़ी के मुताबिक कहा, सर हम गलत ट्रैक पर आ गए हैं, अल्पा कराची में नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क में है और हमें यहाँ भटका रही है। किबरिया ये तमाशा देख रहा था। उन सुराग रसानों के अंदर रहकर यह समझ रहा था कि अल्पा उन्हें अपना अलाकार बना रही है। किबरिया ने भी एक जासूस को अपना अलाकार बनाकर कहा, मैडम मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आप हमें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन अफसरों से बातें करने पर मजबूर कर रही थी। मैं चाहता हूँ इसराइल वापस ना जाऊँ, आपकी खिदमत करूँ। आप मेरे चोर ख्यालात पढ़ें। अगर मैं नेक नियति से ये चाहता हूँ तो आप मुझे अपना गुलाम बना लें। अल्पा को वफ़ादार मातियतों की ज़रूरत थी। वो तीनों जासूस बहुत ही तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार थे, उसके बहुत काम आ सकते थे। उसने बारी बारी उन तीनों के चोर ख्यालात पढ़े, फिर उन पर यके बाद दीगरे तनवीमी अमल किया और उन्हें अपना मामूल बना लिया। ऐसे वक्त किबरिया उन तीनों के दिमागों में मौजूद रहा। अल्पा ने जिस मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उनके दिमागों को लॉक किया था, वो लबो लहजा उसे मालूम हो चुका था। वो आइंदा उन तीनों के अंदर रहकर अल्पा की मसरूफियात के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकता था। उसने सोनिया के पास आकर कहा, मम्मा मुझे पापा ने कहा था अल्पा बहुत चालाक है, बहुत गहरी है, वो जहाँ भी छुपी हुई है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँगा। उन्होंने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था। अब मैं पापा से कहता हूँ वो घड़ी देखें, मैंने 20 घंटों के अंदर अल्पा का सुराग लगा लिया है। सोनिया ने मुझसे कहा, सुन रहे हैं आप तो हमेशा अपनी बेटी की तारीफ़ें करते रहते हैं, अब मेरे बेटे के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, भाई तुम्हारे बेटे ने कमाल किया है, तारीफ़ तो करनी होगी, लेकिन देख लेना मेरी बेटी उससे भी बड़ा कारनामा अंजाम देकर आएगी। कोई ज़रूरी है कि मेरे बेटे की तारीफ़ें हो रही हों और आप अपनी बेटी की तारीफ़ शुरू कर दें। किबरिया ने कहा, आप दोनों ने हम बहन भाई को आपस में बांट लिया है। आप मुझे अपना बेटा कहती हैं और पापा आला बीबी को अपनी बेटी कहते हैं, फिर ऐसे लड़ते हैं जैसे मैं पापा का सौतेला बेटा हूँ और आला बीबी आपकी सौतेली बेटी हैं। हम दोनों हंसने लगे। आला बीबी ने कहा, दरअसल मम्मा मुझसे जलती हैं, मैंने 12 बरस की उम्र में ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे कि मम्मा कभी उसकी तवक्को कर ही नहीं सकती थी। ये तो 12 बरस की उम्र में फीडर से दूध पीती होंगी।
सोनिया ने कहा, चुप रह चुड़ैल, तुझे क्या पता मैंने 12-14 बरस की उम्र में कितनी मुसीबतें उठाई हैं। आग में जलकर कुंदन बनती रही हूँ। आज कुंदन ना बनती तो तुझे विरासत में गैर मामूली सलाहियतें हासिल न होती। मैंने कहा, मेरी बेटी तुम्हें छेड़ रही है, तुम इतनी संजीदा क्यों हो गई? हमारे दोनों बच्चों ने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी गैर मामूली सलाहियतें हासिल की हैं। हाँ तो आला बीबी, तुम अपनी रिपोर्ट पेश करो। वो बोली, अभी तो मैं जा रही हूँ, ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगी, फिर आकर बताऊँगी कि मैंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो मेरे दिमाग से चली गई।